हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 एंड दैट इज मनी, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। इस चैप्टर में आप जानेंगे मनी से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो अब तक शायद आपको नहीं पता थे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं जैसे कि पहले बोल चुका हूँ, ये आपको जब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तब ये बहुत काम आएंगे, तो इनको ध्यान से समझना जरूरी है। ये सिर्फ सिलेबस के हिसाब से जरूरी नहीं है, ये आपको आगे के कॉन्सेप्ट भी समझने में बहुत हेल्प करेंगे। सिर्फ 12th में नहीं, आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तब भी। तो समझते हैं, चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 5 मनी को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। व्हाट एग्जैक्टली मनी स्टैंड्स फॉर, क्या है एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट, क्या है मनी का। तो बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी कही है, अपनी अपनी बात कही है। इनमें कुछ बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं, जिसमें एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था वॉकर। इनकी अपनी एक डेफिनेशन थी जो बहुत सिंपल थी बट अपने आप में अधूरी थी, नॉट कंप्लीट। जनरली से माना गया कि ये कंप्लीट नहीं है। उन्होंने बहुत सिंपल और शब्दों में कहा था that money is what money does। बहुत साधारण शब्दों में इन्होंने मनी की डेफिनेशन कहने की कोशिश करी, जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने पूरी नहीं मानी, बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर इसका मतलब बस इतना है वॉकर की अपनी डेफिनेशन का, दैट मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब मनी वो है जो मनी का काम करे। अब यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो ये कि मनी का काम क्या है। तो समझते हैं हम मनी का एग्जैक्टली यहाँ पर वर्क क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी पर अगर हम जाएं तो उससे पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना दैट जब मनी नहीं थी तब क्या था। जब पैसा नहीं था तब लोग कैसे एक्सचेंज करते थे, कैसे सामान खरीद के बेचते थे, क्या करते थे। एज यू ऑल नो दैट, इतने बड़े आप हैं, इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं दैट एवरीवन इज नॉट इंडिपेंडेंट। हम सभी आत्मनिर्भर नहीं हैं, हमें किसी ना किसी तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है फॉर एनी रीजन। जैसे कि एज ए स्टूडेंट आप टीचर्स पे डिपेंडेंट है, इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, मोबाइल टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। ये चीजें अगर आपको ना मिले तो अभी ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है। क्लासरूम्स जब शुरू होंगे तब आपको टीचर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, स्कूल अथॉरिटीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि वो आपको पूरा स्टाफ, पूरा फर्नीचर, पूरे टेक्नोलॉजी, पूरा सब कुछ सेटअप करके दे, ताकि आप जाएं शांति से, टॉपिक पढ़े, समझें और आगे की अपनी नॉलेज आप ग्रैब करते जाएं। तो ये डिपेंडेंस है। स्कूल somehow डिपेंडेंट है आपके ऊपर या फिर आपके पेरेंट्स के ऊपर फॉर द फी कलेक्शन, सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट देयर सैलरीज टू द स्टाफ मेंबर एंड अदर, ताकि वो अपना प्रॉफिट भी कमा सकें। इन द सेम वे एज अ कस्टमर हम प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं और प्रोड्यूसर्स कस्टमर्स पे। तो बहुत सारी डिपेंडेंसी है, हम एक दूसरे पे हमेशा डिपेंडेंट रहते ही, कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। क्योंकि ऐसे समझ लीजिए कि अगर मुझे खाना चाहिए, खाना मुझे भूख लगी है, मुझे खाना यानी फूड चाहिए, तो उसके लिए पहले मैं अनाज उगाऊं तो मैं फार्मर हूँ। फिर उसके बाद मुझे कपड़े चाहिए तो मैं खुद ही अपने लिए कपड़े सिल लूँ, खुद ही जूते सिल लूँ, खुद ही अपने लिए घर बना लूँ, खुद ही फर्नीचर तैयार कर लूँ, खुद ही टीवी बना लूँ, खुद ही इंटरनेट बना लूँ। ये सब तो पॉसिबल नहीं है ना, बहुत अलग चीज है ये। मतलब समझने वाली बात ये है कि हम एक साथ ये सारी चीजें नहीं कर सकते। हम किसी एक चीज में, दो चीज में, तीन चीज में एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट हर चीज में हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते। इन दैट केस हमें किसी भी तरीके से दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, किसी भी मायने हो जाना पड़ता है। अब ये जो इंटरडिपेंडेंस है लोगों का दूसरों के ऊपर, इसकी वजह से मनी का कॉन्सेप्ट निकल गया है। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब हम डिपेंडेंट है दूसरे पे, तब हमें एक्सचेंज करना पड़ता है लोगों से। एक्सचेंज करते वक्त पहले के जो कॉन्सेप्ट की बात करें तो पहले ऐसा चलता था कि जब हम सामान कुछ खरीदना चाहते थे तो दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, इस थिंकिंग के साथ कि वो इंसान हमसे वो अपना सामान हमको दे दे और जो सामान हमारे पास है वो एक्सचेंज में ले ले। इस तरीके के सिस्टम आपने क्लास 10 तक पढ़े हैं, नाम आप ऑलरेडी जानते हैं। सच टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम।
आई होप आपको बार्टर सिस्टम याद होगा। आप लोग बहुत अच्छे से बार्टर सिस्टम पढ़ चुके हैं, 10 तक जानते होंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से। हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट था बार्टर सिस्टम का। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हम एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी एक्सचेंज करते थे लोगों से। जस्ट इन केस अगर मैं फार्मर हूं तो मैं अपना फूड ग्रेन एक्सचेंज करूंगा उस इंसान से जिसके पास मेरी मतलब वाली चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे कपड़े चाहिए तो मैं दर्जी के पास जाऊंगा, टेलर के पास जाऊंगा, उसे अपना फूड ग्रेन दूंगा और उससे कहूंगा मुझे कपड़े दे दो। बट अगर वो इस चीज पे मानता नहीं है, अगर वो इस चीज पे मेरे फूड ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो मुझे किसी दूसरे टेलर के पास जाना पड़ेगा, फिर और किसी के पास और किसी के पास। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा बहुत सारे टेलर्स को, और उनमें से जो भी मान जाएगा कि हाँ ठीक है तुम फूड ग्रेन्स दे दो और हम तुम्हें उसके बदले में कपड़े प्रोवाइड कर दे रहे हैं, मुझे ढूंढना पड़ेगा ऐसे किसी इंसान को और उसी से ही मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। दैट मीन्स जो बार्टर सिस्टम था इसकी अपनी सबसे बड़ी जो समस्या रही है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही, जो ड्रॉबैक रहा है, वो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, डबल कोइंसिडेंस मतलब ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, इसी वक्त में, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, इसी वक्त में मेरे पास जो सामान है वो उस इंसान, सामने वाले इंसान के पास हो। समझने वाली बात दोबारा समझिए, मुझे जो सामान चाहिए वो सामने वाले इंसान के पास हो और जो मेरे पास है वो उसी वक्त उस सामने वाले इंसान को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फार्मर तो और मुझे क्लोथ चाहिए, तो मैं टेलर के पास जाऊं और उससे बोलूं कि मुझे कपड़े दे दो और मुझसे फूड ग्रेन ले लो, और वो तुरंत उस चीज को एक्सेप्ट करे, वो कहे हाँ ठीक है मुझे भी फूड ग्रेन्स की जरूरत थी, आप मुझसे कपड़े ले लो और मुझे ये फूड ग्रेन दे दो। तो ये था डबल कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस की जरूरत होती थी। अब अगर वो टेलर तैयार नहीं हो रहा, मतलब वो बोले नहीं हमारे पास तो पहले से बहुत सारा फूड ग्रेन है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए, तब मैं तुमको कपड़े दूंगा। बट एज अ फार्मर मेरे पास तो कुछ और है नहीं, एज अ फार्मर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेन्स है, तो मैं फिर वो एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। इसके अलावा अब चलिए पता चल जाए, मान लिया ठीक है टेलर तैयार हो गया, टेलर ने बोला ठीक है एक काम करते हैं आप मुझे फूड ग्रेन दे दीजिए और उसके बदले में मैं आपको कपड़े प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जो दूसरा इशू क्रिएट होता था, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, वो मेजरमेंट, मेजर ऑफ वैल्यू। अब मुझे उसे कितना अनाज फूड ग्रेन देना चाहिए ताकि एक पैंट शर्ट में ले पाऊँ, मुझे कितना क्वांटिटी प्रोवाइड कर देनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा मीटर में आता है और फूड ग्रेन केजीज में, टन्स, क्विंटल्स में। अब ऐसी कंडीशन में मैं फूड ग्रेन कितनी क्वांटिटी में प्रोवाइड करूं जिससे वो डिविजिबिलिटी हो पाए, जिसमें मीटर को किलोग्राम में, किलोग्राम को मीटर्स में एक्सचेंज किया जा सके। तो मेजरमेंट बहुत दिक्कत करता था, मेजरमेंट नहीं पता। ऐसी कंडीशन में काफी बार रिस्क रहता था लॉस होने का। एज अ फार्मर मुझे मेरे फूड ग्रेन पे लॉस होना, मतलब चांसेस थे, बढ़ जाता था, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी रहता था हमेशा। ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि टेलर को अगर ज्यादा जरूरत नहीं है फूड ग्रेन की, उसके पास थोड़े दिन का काम चल जाएगा, तो वो मुझसे उस वक्त में फायदा उठाने की कोशिश करेगा कि भैया मुझे इतना नहीं चाहिए, तुम अगर ज्यादा क्वांटिटी दे दोगे तब तो मैं दूंगा, वरना नहीं। जैसे कि एक पैंट शर्ट 50 किलो में, एक जस्ट इन केस हम मान ले रहे एक्सचेंज चल रहा है, बट वो मुझसे कहे कि मैं 70 किलो लूंगा तब दूंगा, वरना मैं आपको पैंट शर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम्स हो जाती थी जिसमें लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो यहाँ पर मेजर ऑफ वैल्यू बहुत बड़ी समस्या थी बार्टर सिस्टम की। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ी और बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी गई वो था डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट्स यहाँ पर मतलब ये है डेफर्ड पेमेंट्स का कि फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम, फ्यूचरिस्टिक पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट्स का मतलब यहाँ पर इस चीज से है कि अगर मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना है कुछ भी, फ्यूचर में अगर मुझे कोई भी अमाउंट पे करना है, जैसे कि अभी मेरे पास अनाज नहीं है पर मुझे कपड़े अभी चाहिए, अनाज नहीं है पर मुझे कपड़े अभी चाहिए, और ऐसी कंडीशन में मैं जब टेलर से कहूँ कि मुझे
अभी पेमेंट, अभी तुम अनाज दे दो और मुझसे बाद में, सॉरी, मुझसे पैंट शर्ट अभी दे दो और बाद में मुझसे अनाज ले लेना, ऐसी कंडीशन में वो टेलर मुझसे एक्स्ट्रा कितना चार्ज करेगा। समझने वाली बात है कि हम कैसे, ये जैसे कि आज की कंडीशन में हम लेके चले, अगर मैं किसी से उधार सामान लेता हूँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो वो मुझसे जितने टाइम का वो क्रेडिट दे रहा है उसके बदले में मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर लेता है। जस्ट इन केस कि अगर मैं किसी से 10 लाख रुपए का सामान ले रहा हूँ तो वो अपना इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा उस टाइम पीरियड के, 3 महीने का इंटरेस्ट 10 लाख पे इतना रुपए का हुआ और आप मुझे 10,20,000 रुपए पेमेंट करेंगे, जस्ट इन केस 20,000 अगर इंटरेस्ट निकल के आ रहा है तब। तो आज के ज़माने में जब मनी है तब तो आसान है, और जब नहीं था तब बहुत मुश्किल था। तो डेफर्ड पेमेंट मतलब, डेफर्ड का मतलब यहाँ पर फ्यूचर से रिलेटेड है, रिलेटेड टू फ्यूचर। तो फ्यूचर रिलेटेड पेमेंट्स में बहुत दिक्कत होती है कि कैसे पेमेंट करेंगे। अभी अगर हमें इतना पेमेंट करना है, अगर हमें 3 महीने बाद पेमेंट करना है, जैसे कि एक पैंट शर्ट ले लिया, 50 केजी लेके एक पैंट शर्ट का एक्सचेंज चल रहा है, 3 महीने बाद मेरा अनाज तैयार होगा, पैंट शर्ट मुझे अभी मिल चुका है, 3 महीने बाद मेरा अनाज तैयार होगा, तो 3 महीने का एक्स्ट्रा कितना दिया जाए। तो जब मेजरमेंट नहीं है तो डेफर्ड पेमेंट का भी कोई अपना पॉइंट नहीं बनता। इसके अलावा इसका जो चौथा मेन इशू देखा गया वो था स्टोरेज ऑफ वैल्यू। इसको काफ़ी किताबों में, काफ़ी बुक्स में स्टोरेज ऑफ वैल्यू भी मेंशन है। समझने का कॉन्सेप्ट है, बस समझ लीजिए, चीज़ें आसान है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब जब हम उस चीज़ को जिसमें हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसे स्टोर करना चाहें। जैसे इन केस जब बार्टर सिस्टम था तो फार्मर अपना फूड ग्रेन को स्टोर रखने की कोशिश करे। समझिए, मैं एज अ फार्मर अगर फूड ग्रेन तैयार कर रहा हूँ तो मान लिया मैंने गेहूं उगाया, अप्रैल में मेरा गेहूं तैयार हुआ, मई जून तक काट पीट के सब कुछ साफ करके मैंने पैक करके रख लिया। अब मुझे पता है कि मुझे पूरे साल अपनी सारी ज़रूरतें गेहूं देना है और उसके बदले में सामान मुझे मिल जाएगा, जो भी ज़रूरतें हैं। जैसे कि बच्चे की स्कूल की फीस है तो जाके अनाज दे आऊँगा, बच्चा की एजुकेशन होती रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी है, अनाज दे आऊँगा, इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी। कपड़े हैं, अनाज दे आऊँगा, कपड़े ले लेंगे। कोई फेस्टिवल वगैरह हुआ, जो भी सामान खरीदना, अनाज दे दूंगा और सामान आ जाएगा। बट वो अनाज क्या पूरे साल हमारे पास रखा रहेगा? समझने वाली बात कि कितने टाइम तक वो अनाज स्टोर करके रख सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। आज के टाइम पर अगर हम मनी की बात करें तो मनी को बहुत लंबे टाइम तक हम रख सकते हैं। लोग 10-10, 15-15 साल बैंक अकाउंट में एफडी करवा देते हैं और पड़ा रहता है। 5-5 साल की एफडी होती है, 6-6 साल की एफडी होती है, तो पड़ा रहेगा, तो यूज ही नहीं है। बट क्या वो फूड ग्रेन हम स्टोर करवा सकते हैं, उसे रखवा सकते हैं इतने लंबे टाइम तक? आंसर इज नो, वो खराब हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में स्टोर ऑफ वैल्यू भी बहुत बड़ा हमारे लिए इशू बन जाता है कि सामान अगर अभी नहीं चाहिए, मान लिया अभी मुझे पैंट शर्ट की जरूरत नहीं है, तब बाद में मुझे 6 महीने बाद जरूरत पड़ेगी, बट तब तक क्या अनाज 6 महीने तक टिका रहेगा? खराब हो जाएगा। अब अनाज खराब हो जाएगा तब मेरे लिए दिक्कत आएगी, तब मैं एक्सचेंज कैसे करूँगा? तो यहाँ पर ये जो मेन इश्यूज थे बार्टर सिस्टम के, जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये जो 4 मेन ड्रॉबैक्स हैं, यही आपके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, तो ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम यही है चारों। पहला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मेजर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो ये 4 मेन ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो बार्टर सिस्टम में चलती थी। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज करते थे, इसीलिए इसको C2C इकोनॉमी भी कहा जाता है। काफी बार आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगा, तो वर्ड क्लियर रखिएगा। कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, एक चीज के बदले में दूसरी चीजें आप एक्सचेंज जब कर पाए तो वो C2C इकोनॉमी कहलाता है। इन दैट केस ये मेन इश्यूज थे ड्रॉबैक्स से बार्टर सिस्टम के, C2C इकोनॉमी के। ये मेजर इश्यूज थे जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम एक बहुत खराब सिस्टम माना गया, अच्छा सिस्टम नहीं था, लोग इसे अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाए और लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसे चेंज कर दिया जाए। क्योंकि इसे चेंज करना इंपॉर्टेंट था
तो लोगों ने एक नई चीज़ की डिस्कवरी करी जिसे कहा गया मनी। ध्यान रखने वाली बात ये कि मेन इश्यूज क्या थे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड। जब मेरे पास जो सामान है वो सामने वाला इंसान लेने के लिए तैयार हो जाए और जो उसके पास सामान है वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, ये डबल कोइंसिडेंस है। कब तक ढूंढेंगे ऐसे इंसान को, कहाँ तक ढूंढेंगे? अगर नहीं मिल रहा तब क्या करेंगे? क्या ऐसे बैठ जाएंगे? लोगों की अपनी डिमांड है, क्या वो पूरी नहीं करेंगे? तो ये बहुत बड़े इश्यूज रहते थे। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, डबल पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, बहुत बड़े इश्यूज थे। इनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग तरीके की थ्योरी यूज करी और मनी की डिस्कवरी यहाँ पर इसी के साथ हुई। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो ड्रॉबैक्स हैं मनी बार्टर सिस्टम के, यही हमारे लिए फंक्शंस बन जाते हैं मनी के। समझिए, फंक्शंस ऑफ मनी में पहला पॉइंट। अब यहाँ पर फंक्शंस ऑफ मनी को दो अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहला, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंड सेकेंडरी फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शंस क्या है? मनी के प्राइमरी या इनिशियल फंक्शंस, जिस वजह से, जो मेन कारण रहा जिसकी वजह से मनी हमने डिस्कवर किया, वही हमारे लिए प्राइमरी फंक्शंस बन जाते हैं। जिसमें सबसे पहला है फैसिलिटेट एक्सचेंज। फैसिलिटेट एक्सचेंज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस कह सकते हैं, एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स था। मेरे पास जो सामान है वो आपके पास, जो मुझे चाहिए वो आपके पास और जो आपको चाहिए वो मेरे पास हो, तब एक्सचेंज हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। बट मनी आ गया तो मनी की वजह से क्या हुआ? एक्सचेंज फैसिलिटेट हो गया। अब मुझे आपसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो सामान चाहिए मैं सीधा उस इंसान के पास जाऊंगा, पैसा दूंगा और सीधा खरीद लूंगा। मतलब ये कि अगर मुझे जो सामान चाहिए वो आपके पास है और आपको जो सामान चाहिए वो मेरे पास नहीं, तो आप मना कर दोगे, आप ट्रांजैक्ट नहीं करोगे। ऐसी कंडीशन में मेरी डिमांड अनफुलफिल रह जाएगी, यहाँ पर ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। बट विद द हेल्प ऑफ मनी, अब मुझे उससे लेना देना नहीं, आपके पास सामान है, मैं आपको पैसा दूंगा और आपसे सामान खरीदूंगा। आपके पास पैसा आ गया, पैसा उस इंसान को दीजिए जिसके पास दूसरा वो सामान है जो आपको चाहिए। तो क्या हुआ? मनी आते ही एक्सचेंज फैसिलिटेट हो गया। फैसिलिटेट एक्सचेंज इसका पहला प्राइमरी फंक्शन बन जाता है। दूसरा इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मतलब चीजों की कैलकुलेशन हम बहुत आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर 4 मीटर कपड़ा चाहिए तो आप जाइए 500 रुपए दीजिए और 4 मीटर कपड़ा ले आइए। तो यहाँ पर फिक्स वैल्यू है कि 4 मीटर चाहिए, 500 रुपए देने, यानी 1 मीटर का 125 रुपीज अमाउंट हुआ। आपको 10 मीटर चाहिए तो 125 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उस हिसाब से आप पेमेंट करते रहिए। तो क्लियर है, यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो क्लियर है। तो ये प्राइमरी फंक्शंस हैं जो सबसे बड़े इश्यूज ड्रॉबैक्स में हमने देखे बार्टर सिस्टम के। इन दोनों चीजों को मनी ने आते ही आते सॉल्व कर दिया। ठीक, अब इसके अलावा मनी जब आया तो हमने और भी इसके नए फंक्शंस ढूंढे। जैसे कि अगर मुझे क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में मुझे पेमेंट बाद में करना है, अभी नहीं करना, यानी डिफर्ड पेमेंट करने हैं, तो डिफर्ड पेमेंट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। अगर मैं अभी सामान खरीदूंगा तो 10 रुपए देना पड़ेगा, बट 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा तो 12 रुपए दे दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि डिफर्ड पेमेंट अब पॉसिबल है, क्योंकि हम मेजरमेंट कर पा रहे हैं। मेजरमेंट कर पा रहे हैं तो डिफर्ड पेमेंट भी आसान है, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात, सेकेंडरी फंक्शन में जो आ जाता है वो है स्टोरेज। मनी है तो आप जितने लंबे टाइम तक चाहे उसे स्टोर करके रख सकते हैं। लोग बहुत अलग अलग जगहों पे, हमारे मम्मियाँ जनरली ये काम करती है घरों में, वो किसी दाल के डब्बे में, कभी चावल के डब्बे में पैसे छुपा के रख दिया और सालों साल पड़ा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में स्टोरेज बहुत आसान है। एक समझने वाली बात है, मतलब लाफेबल एग्जांपल दे दिया मैंने, बट फिर भी समझने वाली बात है, वो पड़ा रहता है, खराब ही नहीं होता। अनाज अगर इतने लंबे टाइम तक हम रखेंगे तो खराब हो जाएगा। तो यहाँ समझने वाली बात है ये दैट स्टोरेज ऑफ वैल्यू जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मनी की, तो बहुत आसान हो गया। तो बार्टर सिस्टम में जो जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया
वो सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया मनी ने आके बहुत आसानी से। अब हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी यहाँ पर खत्म होते हैं। अब जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो फंक्शंस ऑफ मनी यहाँ पर खत्म हो गया। टॉपिक नंबर 3 है आपके चैप्टर का। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी भी यहीं पे खत्म होता है। एक डेफिनेशन जो मैंने दिया आपको यहाँ पर ऊपर लिखी थी, दैट जो वॉकर ने कही थी, दैट मनी इज व्हाट मनी डज, पैसा वो है जो पैसे का काम करे। तो ठीक है, वॉकर की डेफिनेशन सही थी बट इनकम्प्लीट मानी गई। मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। मनी इज व्हाट मनी डज, पैसा वो है जो पैसे का काम करे। इसी के साथ इसी डेफिनेशन को और ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए, और ज्यादा क्लियर करने के लिए एक डेफिनेशन, एक इकोनॉमिस्ट थे क्रॉथर, इन्होंने मनी के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर किया, जिसकी वजह से मनी के फंक्शंस भी हमको समझ में आए, मनी की अपनी सिग्निफिकेंस समझ में आए। जिसमें उन्होंने कहा दैट मनी इज एनीथिंग commonly which is generally accepted as a medium of exchange and use medium of exchange full stop used as a measure of value and as a store of value। तो क्रॉथर की थोड़ी डेफिनेशन को क्रॉथर ने मनी की डेफिनेशन को थोड़ा ज्यादा यहाँ स्पेसिफाई किया। उन्होंने कहा मनी इज एनीथिंग। ध्यान रखने वाली बात, मनी कुछ भी हो सकता है, पैसा कुछ भी हो सकता है। अगर आप कभी मनी की हिस्ट्री में जाएं तो आपको पता चलेगा कुछ कौड़ी होती थी। कौड़ी आप गूगल पे सर्च करेगा आपको पता चल जाएगी। कौड़ी होती थी, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें हमने यूज करी हैं मनी से रिलेटेड, बहुत सारे अलग अलग चीजें। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि अथॉरिटी हमें लिख के दे दे कि आज से ये मारकर 10 रुपए का नोट माना जाएगा तो ये भी मनी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया मनी इज एनीथिंग। मनी इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है पैसा, बट होना मनी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो सब एक्सेप्ट करे। ये मार्कर हर इंसान अगर एक्सेप्ट ना करे तो ये मनी नहीं कहलाएगा। समझने वाली बात ये मार्कर 10 रुपए का नोट है, मैंने कह दिया कि 10 रुपए का नोट है, अब मैं आपको वो देना चाहूँ 10 रुपए का आपसे सामान खरीदूं तो आप मना कर दो, तब ये मनी नहीं कहलाएगा। तो समझने वाली बात है, मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड used as a measure of value, जो मेजरमेंट के काम आए, and as a store of value, जो store of value में भी हेल्प करे। तो क्रॉथर ने अपनी डेफिनेशन में मनी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज्यादा स्पेसिफाई किया, थोड़ा ज्यादा इलैबोरेट किया और समझाया, और इनकी डेफिनेशन को कॉमनली एक्सेप्ट किया गया। लोगों ने इनकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे और खुले दिल से एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक डेफिनेशन लग रही है। तो अब तक हम जान चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मनी के बारे में, साथ ही साथ हमने ड्रॉबैक्स जाना बार्टर सिस्टम का और फंक्शंस जाने मनी के। अब जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक हैं, वो दो बचे हैं। पहला जो नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ाऊंगा वो है मनी सप्लाई, और उसके बाद सप्लायर्स ऑफ मनी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियो में हम जानेंगे जो आखिरी के दो टॉपिक रह गए इस चैप्टर के, उनके बारे में। इसमें कोई भी डाउट होते हैं, यू कैन सिंपली कमेंट्स ऑन वीडियो और ऑन माय यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।